एक नया चैप्टर है यूनिट नंबर 4 सेल्स फॉरकास्टिंग BRL 107 का है। तो सेल्स फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सा भी हम लोग जब प्रोडक्ट बाई करते हैं या फिर उसकी क्या कहते हैं, जब कंपनियां मतलब सेल करने के लिए सेल करने से पहले मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाना पड़ता है, तब जा कर के और सेल तो हो पाता है ना। कि कब डिस्काउंट देना है, कब कितना माल, कौन सा माल मंगाना है, कितना माल। और फिर मतलब ये भी देखते हैं कि डिमांड किस ओर शिफ्ट हो रही है। तो ऐसे मतलब इसको कहते हैं मतलब सेल्स फॉरकास्टिंग का मतलब होता है सेट को शॉर्ट लिस्ट तैयार करना, मतलब कुछ ऐसे तरीके से अरेंज करना जिससे आपका सेल्स इंक्रीज हो सके। कुछ ऐसी प्लानिंग, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा प्रोक्योरमेंट मतलब लाना जिससे आपका सेल्स किसी भी तरीके से बढ़ जाए, है ना। तो उसी को कहते हैं सेल्स फॉरकास्ट। सेल्स फॉरकास्ट का अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो सेल्स को शॉर्ट लिस्ट तैयार करना, मतलब मतलब जैसे मतलब कुछ नहीं है। अब है इंट्रोडक्शन पार्ट में। कह रहा सेल्स फॉरकास्टिंग इज द प्रोजेक्शन ऑफ द अचीवमेंट सेल्स रिवेन्यू बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल सेल्स डाटा एंड एनालिटिक ऑफ द मार्केट सर्वे एंड द ट्रेंड। कह रहा है कि जो सेल्स फॉरकास्टिंग होता है इसके लिए पहले से ही एक बजट क्रिएट किया जाता है। सेल्स बजट जिसको नाम से जानते हैं। इसको मतलब कैसे जो से मतलब पिछली बार में मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट आया था या फिर कौन कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल था। तो अगर वह प्रोडक्ट नहीं है तो उसके हिसाब से एक बजट तैयार किया जाता है, मतलब उसका उसका कुछ बजट आया। फिर ये देखा जाता है कि मार्केट सर्वे किया जाता है कि मार्केट आपकी किस ओर शिफ्ट हो रही है, या मार्केट में कौन सा चीज़ जी ट्रेंड में चल रहा है, कौन कौन सा, मतलब ये सब देखा जाता है। तो उसके लिए कुछ अलॉट करते हैं और दूसरा देखते हैं ट्रेंडिंग चीज़ें, है ना। तो उसके लिए एक बजट क्रिएट करते हैं। बजट क्या होता है तो जानते हैं कि भविष्य में किए खर्चे को पहले से ही अलॉट करना बजट कहलाता है। इट फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ द बिजनेस प्लान। कह रहा है यह बिजनेस प्लान का बेसिक फॉर्म होता है। मीन्स कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग प्लान बनाते हैं और कितना बजट लगेगा, तो उसी प्रकार से यह भी सेल्स फॉरकास्टिंग भी होता है ना। कि पिछला रिकॉर्ड, अगला रिकॉर्ड सब कुछ देखते हैं। कह रहा बिकॉज द लेवल ऑफ द सेल्स रिवेन्यू अफेक्ट द पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि सेल्स ही नाम का एक ऐसा बंदा है जो आपके रिवेन्यू, जो आपके मुनाफे को मतलब अफेक्ट करता है। क्या कहते हैं, एक बिजनेस का एक अभिन्न हिस्सा होता है, पहलू होता है ना। फिर कह रहा है ए सेल्स फॉरकास्ट कैन बी द गुड इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर सेल्स स्टेबल इन द मार्केट कंडीशन बट मे बी द लेस रिलायबल इन द टाइम ऑफ द रैपिड चेंज मार्केट। कह रहा है कि जो सेल्स फॉरकास्ट होता है यह मतलब एक अच्छा इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। जिस जिस प्रकार से जब हम मतलब जब कोई सा मशीन चलाते हैं, जब जैसे चार्ज कम हो रहा होता है तो मतलब लाल बत्ती जल जाती है। या फिर टीटी मतलब जब पानी भर जाती है तो टंकी बोलने लगती है कि हाँ, मतलब आपका टंकी भर गया है, कृपया मोटर बंद कर दो। मतलब इसी प्रकार से जब बिजनेस को मतलब स्टेबल आगे आगे चलकर बिजनेस स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस वह प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, इसको सेल्स फॉरकास्ट करके हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं। बट मे बी द लेस, लेकिन ये कह रहा है कि जैसे हम लोगों का जो मार्केट मतलब रिटेल इंडस्ट्री का जो मार्केट है वह हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें में डोमेस्टिक प्लेयर तो है ही हैं, वो उसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं। मीन्स कि इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वही कह रहा है कि बहुत जल्दी से चेंज होने वाली इंडस्ट्री होता है। जैसे इसमें एग्जांपल ले रहा है शॉपर स्टॉप, बिग बाजार, ओपन इन द पूना। इन्होंने मतलब शुरुआत में अपना मतलब कहाँ पे स्टार्ट किया, पुणे में, है ना। फिर कह रहा है वेयर द सॉर्ट ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल। फिर उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने शॉर्ट लिस्ट तैयार किया कि
कस्टमर की प्रोफ़ाइल के हिसाब से कि वहाँ पे कस्टमर की प्रोफ़ाइल क्या है। मीन्स कि ज़्यादातर लोग जॉब करने वाले हैं या फिर ज़्यादातर लोग बिज़नेस करने वाले हैं या फिर ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड हैं, ज़्यादा युवा लोग रहते हैं, ज़्यादा मतलब बूढ़े जवान रहते हैं। मतलब आर्मी टाइप के हैं या पुलिस दरोगा टाइप के हैं। मतलब इस प्रकार से उनकी प्रोफ़ेशन, उनके बिज़नेस, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर के अनुसार उनको शॉर्टलिस्ट तैयार किया जाता है ना, उनकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से। कह रहा व्हाट इज़ देयर इनकम लेवल, कह रहा उनका इनकम लेवल क्या है इसके हिसाब से। व्हाट आर द रिटेल फॉर्मेट अवेलेबल इन द टाउन एंड हाउ दे आर द परफॉर्म। कह रहा है क्या मतलब वहाँ पे हम लोग जो बिज़नेस अपना जो शॉपर स्टाफ है या बिग बाज़ार वहाँ इस्टेब्लिश होने से पहले क्या कोई और बिज़नेस फॉर्मेट वहाँ पे चल रहा था? और अगर चल रहा था तो उसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है? वह अभी सही से चल रही है या नहीं चल रही है? ये भी देखते हैं। कह रहे व्हाट आर द प्राइस पॉइंट ऑफ द मर्चेंडाइज़ करंटली सेलिंग। कह रहा है कि क्या प्राइस पॉइंट वो जो एक्जिस्टिंग मार्केटर है वह कैसा रख रहा है? और हमको किस प्रकार से यानी कि वही शॉपर स्टॉप बिग बाज़ार किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाएँ? कह रहा है इस यूनिट में हम इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? फिर कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्स फॉर कॉस्टिंग कि इसका महत्व क्या है, हम लोग मतलब क्यों पढ़ें? कह रहा है द सेल्स फॉर कॉस्ट इज़ द प्रेडिक्टिव ऑफ बिज़नेस यूनिट, कंपनी, रिटेल एंड द रूपी सेल्स फॉर द फ्यूचर पीरियड। कह रहा है कि जो सेल्स फॉर कॉस्ट होता है, किसी भी बिज़नेस यूनिट हो, चाहे कंपनी हो, इवन रिटेलर हो, वह आपके बिज़नेस को ये रुपए के टर्म में व्यक्त करता है, मतलब पैसे के रूप में व्यक्त करके बता देता है। यानी कि जितने ज़्यादा आपका सेल्स होगा, इस मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि उतने ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट होगा। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता है, जब जैसे आपका बहुत पुराना माल है और आप सस्ते रेट पे या फिर हो सकता है उससे भी कम माल को निकालने के चक्कर में आप उससे भी कम जो प्रोक्योर किया गया था कॉस्ट उससे भी कम पे प्राइस पे बेच रहे हो। तो वहाँ पे जैसे अब सेल्स इंक्रीज़ वहाँ पे हो रहा है बट प्रॉफ़िट नहीं जनरेट बट हमेशा थोड़ी ना ऐसे होता है। तो लेकिन मतलब यही कह रहा हूँ कि जैसे सेल्स अगर इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफ़िट जनरली इंक्रीज़ ही होती है। कह रहा है मे बी द 4 करंट फाइनेंशियल ईयर आर द 1 to 5 बिज़नेस प्रोजेक्शन। कह रहा है जैसे जो आपका बिज़नेस है चाहे वो 1 साल का अपना ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, जिन 2 साल का, 5 साल का जो भी अपना विज़न बनाया हुआ है, आप इसके हिसाब से आप मतलब थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। कह रहा है दीज़ फोरकास्ट आर द जनरली बेस्ड ऑन द प्राइमरी इन द सेल्स ट्रेंड, competition competition advantage in development and the economic trend in the industry region and the national in which the organization conduct the business current market share the company। कह रहा है कि इस प्रकार की जो forecasting होती है रिसेंट सेल्स ट्रेंड को देखते हुए करते हैं। कम्पिटिटिव एडवांटेज कितना वहाँ पे है, मतलब कितना कंपटीशन है वहाँ पे ये देखते हैं। वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट कैसे-कैसे नई-नई पॉलिसियाँ लाती हैं। इकोनॉमिक ट्रेंड मतलब लाते हैं कि कैसे वो अपने रिसोर्सेज़ को मतलब ऑप्टिमम यूज़ कर रहे हैं। रीजन के जैसे वहाँ की रीजनल एरिया किस प्रकार से डेवलप हो रही है। पूरा के पूरा देश ही कैसा डेवलप हो रहा है, ये सब देखते हैं। और फिर ये भी देखते हैं कि वहाँ के बिज़नेस किस प्रकार से चल रहे हैं, करंट मार्केट शेयर किस प्रकार से है, उसका मतलब किसी भी कंपनी की। इन सभी चीज़ों को फिर देख कर के फिर सेल्स फॉरकास्ट किया जाता है, फिर सेल्स शॉर्टलिस्ट तैयार किया जाता है, सेल्स को मैनेज किया जाता है। फिर कह रहा है सेल्स फॉरकास्टिंग इज़ द मैनेजमेंट प्राइमरी टूल ऑफ द प्रेडिक्टिव वॉल्यूम ऑफ अटेनमेंट सेल। कह रहा है कि जैसे सेल्स फॉरकास्टिंग का मतलब ये होता है, इसका मेन चीज़ ये होता है कि मैनेज मैनेज करना। मतलब यहाँ इसको मैनेजमेंट टूल हथियार के रूप में एक रिटेलर, एक बिज़नेसमैन यूज़ करता है कि कैसे सेल्स वॉल्यूम कब बढ़ाना है, कब घटाना है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। वह एक मतलब सेल्स फॉरकास्टिंग के थ्रू कर सकता है ना? कि मतलब जैसे बढ़ाना है तो कुछ नया-नया मतलब लेकर आएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा, एडवर्टाइज़िंग कराएगा, यही सब तो होता है। फिर कहते हैं देयरफॉर होल बजट प्रोसेस hinge
ऑन द एक्यूरेट टाइम सेल्स फॉरकास्ट। कह रहा है इसलिए जितने भी बजट बनाते हैं जब हम लोग, है ना, तो इन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन करते हैं कि मतलब कब किस समय पे सेल्स को ज़्यादा करना है, किस समय पे कम करना है, कहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट देना है, कहाँ पे कम करना है ना? और फिर उसकी हिंज क्या है, जैसे हिंज मीन्स जैसे उसकी बेंचमार्क क्या होगी, ये भी देखते हैं। फिर कह रहा है सेल्स फॉरकास्ट हेल्प टू प्लान द कंपनी इन्वेस्टमेंट, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट एंड द डिसाइड हाउ टू क्लोज द विड्रॉल प्रोडक्शन। कह रहा है कि जो सेल्स फॉरकास्टिंग ही नाम का एक ऐसा बंदा होता है जो मतलब ये दिखाता है कि जैसे आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट कोई बाहरी बंदा करे या ना करे, आप इतना सक्षम हैं कि मतलब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना? ये डिसाइड करें, है ना? कि आप कब क्लोज करना है, मतलब कब क्लोज करना है प्रोडक्शन को, कब को प्रोडक्शन को बंद करना है, कब प्रोडक्शन को विड्रॉल करना है ना? विड्रॉल का मतलब ये होता है जैसे आप बार बार लॉस में ही हमेशा में जा रहे हैं, आप प्रॉफिट का कहीं मुंह ही नहीं देख रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मतलब कमी हो रही है, तो आप कोई लाख बावजूद के बाद भी वो चीज़ें नहीं सुधर रही है, मतलब ये है कि उसको बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। जब सेल्स हो ही नहीं रहा है, ज़बरदस्ती आप मतलब 20 साल से लॉस ही लॉस लगातार जा रहा है, आप कभी प्रॉफ़िट का मुँह भी नहीं देख पाए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आप बंद करें या फिर कुछ नए प्रकार से नए सिरे से उसको स्टार्ट करें। तरह सेल्स फॉरकास्टिंग प्रोसेस इज़ द क्रिटिकल फॉर द मोस्ट बिज़नेसेस। फिर कह रहा है प्राइमरीली इन द अपैरल बिज़नेस, कह रहा है कि इसको ज़्यादातर अपैरल बिज़नेस में देखा गया है। कह रहा knowledge of the season and the festival need to consider while the doing the sales forecast। कह रहा है कि जो सीजनल वाइज में, है ना, कि सीजन वाइज या फिर कोई सा भी फेस्टिवल आता है, कोई सा भी त्योहार आता है, तो उस समय पे हमको कैसे एक्टिवेट होना है, फिर कैसे हमको सेल्स को बढ़ाना है, सेल्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ों को देखते हैं। कह रहा था कि की डिसीजन आर द ड्राइवर इन द सेल्स फॉरकास्ट। कह रहा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं की मीन्स जैसे कुंजी नहीं होता है ताले का, मतलब की पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, तो वही कह रहा है की डिसीजन मेन डिसीजन नीचे दिया गया है। जैसे पहला डिसीजन क्या है, जब क्या हो रहा है, पहला डिसीजन क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल रिक्वायर। जैसे सेल्स करने के लिए मान लीजिए अगर आपको सेल्स बढ़ाना है या फिर आपकी कंपनी ग्रोथ हो रही है और सेल्स वैसे बढ़ते जा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगला देखना पड़ता है प्रमोशन मिक्स, कि आपको कब प्रमोशन देना है, जैसे त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया, या फिर मतलब वैसे ऑफ सीजन सेल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उसको कब मतलब कितना आपको प्रमोशन कब करना है, इन चीज़ों को देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि मतलब आप जैसे पार्टिकुलर कंपनी में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या फिर जैसे पार्टिकुलर प्रोडक्ट आप कितना, जैसे वह कितना सेल्स हो रहा है उसी के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है। तो वही कह रहा है कि इससे प्रोडक्शन मतलब करने में, उसकी डिसीजन लेने में यह बहुत हेल्प करता है। मार्जिन लेवल का मतलब ये होता है जैसे बहुत ज़्यादा ना, अगर वह डिमांडेड है ना, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो आप मार्जिन आदि ज़्यादा भी रखेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। बट जैसे डिमांड मतलब उतना ज़्यादा मॉडरेट नॉर्मल लेवल पे है, तो नॉर्मल मार्जिन भी लेना पड़ेगा, है ना? वेस्टेज को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं आप, मीन्स कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा सेल्स हो रहा है, डिमांड हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, है ना? बट अगर जैसे सेल्स डाउन हो रही है, तो मतलब ये चीज़ है कि वेस्टेज ना जाए, और मतलब उसी हिसाब से अपना उसे मार्केट के अनुसार आप चेंज हो जाए, फिर उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कीजिए, मतलब जो भी। या फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे वो जो प्रोडक्ट आप लॉन्च किए थे थोड़ा सा कॉस्टली था, तो उसको अगर पैकेट पैकेट में थोड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग एसकेयू में अगर मतलब सेल करें, तो वह उसकी सेल्स बढ़ जाती है ना? तो जैसे अगर पार्ले जी को अगर 50 रुपया पैकेट ही मिले, 5 रुपया पैकेट, 10 रुपया पैकेट, 25 रुपया पैकेट ना मिले, है ना, तो उसकी उसकी सेल कम हो जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी, है ना?
तो वही कह रहा है कि मतलब ये सब चीज़ों को वेस्टेज से आप कम कर सकते हैं। फिर कह रहा है रिस्क असेसमेंट एंड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोजेक्शन, कह रहा है कि अपने प्रोजेक्शन में आप एक्यूरेसी ला सकते हैं और रिस्क को एसेस कर सकते हैं, रिस्क को आप अनुमान लगा सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। आप अच्छे से कॉपी कलम उठा करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। डिटेल कॉस्ट स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन बेसिक सेल्स, कह रहा है कि अपने सेल्स के आधार पर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी डिटेल अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अगला कह रहा है एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है ना। तो पहला एडवांटेज है, कह रहा है हेल्प इन द अचीविंग द टारगेट सेल्स, कह रहा है जो आप टारगेट बनाए थे एक साल में इतना कमाने के भी, या फिर जितना भी आप टारगेट बनाए थे उसमें उसमें आपको यह बड़ा हेल्प करता है। कह रहा है इन द जनरली सेंस ऑफ द मिशन, कह रहा है यह मिशन हम बताएं ना कि मिशन जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जनरली एक साल से कम के लिए होता है। तो यह कह रहा है यह मिशन मिशन में आपकी बहुत हेल्प करता है, हेल्प इन द अचीविंग द टारगेट, और यह आपके के टारगेट को भी अचीव करने में मदद करता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, कह रहा है स्टडी के अनुसार 97% ऑफ द कंपनी with the industry leading forecasting the process reach the sales quota, कह रहा है कि जो किस प्रकार की इंडस्ट्री है, नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं इंडस्ट्री, हाँ कह रहा है ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियाँ होती है 97% वो लोग अपने सेल्स कोटा को अचीव कर पाती हैं। वेरी द ओनली द 55% ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेट द टारगेट डिड नॉट फॉलो द फोरकास्ट, कह रहा है कि जो लोग इस सेल्स ट्रेंड को सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं वही लोग 97% लोग सक्सेस रहते हैं, बाकी 3% क्योंकि 3% अभी डिसएडवांटेज में आएगा कि क्या क्या कमियां होती हैं इसके अंदर, और बाकी जो लोग इस चीज सेल्फ फोरकास्टिंग को नहीं समझ पाते हैं वह लोग 55% ही लोग सक्सेस रहते हैं, बाकी 45% इनसे लोग सक्सेस नहीं रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ कमी आ रही है, कैसे इसको कैसे क्या करना है ना। फिर कह रहा है इन इनकलकुलेट बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द कस्टमर, मैं कह रहा आप इसके अनुसार आप कस्टमर को भी अच्छे प्रकार से समझ सकते हो। कस्टमर अगर वो चीज़ें नहीं परचेज कर रहा है तो क्यों नहीं परचेज कर रहा है आपको पता, धीरे धीरे पता चलता जाएगा है ना। कह रहा सेल्स फॉरकास्टिंग हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग लाइकली बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, कह रहा है कि जो सेल्स फॉरकास्टिंग होता है मदद करता है कि कस्टमर किस चीज़ को लाइक कर रहा है, किस चीज़ को डिसलाइक कर रहा है, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। कह रहा है इट बिकम द पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सेल्स एज वेल एज इम्प्रूव द प्राइसिंग एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कह रहा है यह जो आपके प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर में कौन सा ज़्यादा सेल्स होगा उसके लाइक अनलाइक के अनुसार, और फ्यूचर में कैसे आपको प्राइस सेट करना है, कैसे कौन सी किस किस प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट देना है, कौन सा प्रोडक्ट जैसे हो सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में उसको अच्छे से मालूम ही ना हो, तो उस कौन से प्रोडक्ट पे क्या करना है इस चीज़ को आप सेल्स फॉरकास्टिंग की हेल्प से आप समझ सकते हैं ना। तीसरा है हाँ प्रोपेल एंड ग्रोथ, कह रहा है आपके ग्रोथ में भी प्रोपेल कर सकता है, पुश कर सकता है आपको, हेल्प कर सकता है, आपका साथी बन सकता है, आपका सपोर्टर बन सकता है। कह रहा है फॉरकास्ट हेल्प इन द आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग सिग्नल इन देयर द पाइपलाइन एंड द कोर्स ऑफ द कोरिलेशन, कह रहा है कि जो सेल्स फॉरकास्टिंग होता है यह पहले से ही आपको इंडिकेशन सिग्नल या फिर वार्निंग सिग्नल प्रोवाइड कर देता है कि देखो ये वाली ये प्रोडक्ट आपकी सेल्स इतना नहीं हो रही है, अब अगर नहीं हो रही है तो आप जैसे आपको पहले से इसमें लाल बत्ती जल जाएगी है ना, आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि हाँ इसका लाल बत्ती है, जैसे आप खुद बेंचमार्क सब कुछ तय करते हैं है ना। फिर कह रहा है इम्प्रूव द कंपनी ओवरऑल द फंक्शनिंग, कह रहा है इससे जो सेल्स फॉरकास्टिंग से ओवरऑल कंपनी की फंक्शन को काम को इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है भैया। जब आपको अपने से जैसे सेल्स जब आप अच्छे से कर रहे हैं तो जब आप तो आपके अच्छे से प्रॉफिट भी होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले भी सही से काम करेंगे है ना। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द केविन चीफ रिवेन्यू ऑफिसर है ना, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर कलारी, the forecasting process represent the entire operating rhythm of the whole company,
कह रहा पूरी की पूरी कंपनी की क्या रिदम है, कैसे एट्रीब्यूट है, इनका उनका ऑपरेटिंग मतलब वह कैसे काम कर रही है, मतलब इन चीज़ों को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है कि पूरा का पूरा कंपनी कैसे किस लय में, किस सुर में, मतलब जैसे किस ओर जा रही है, किस रिदम में जा रही है, उसकी ऑपरेटिंग रिदम किस प्रकार से है, इसको मतलब तय करता है। ठीक है। फिर कह रहा है अगला है रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट। कह रहा है यह इन्वेंट्री कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। जब आपको पता चलता है कि ये वाला फलाना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल्स हो रहा है, फलाना प्रोडक्ट की सेल्स कम हो रही है, तो उसी के हिसाब से आप ऑर्डर भी करेंगे, तो वो प्रोडक्ट मतलब आएगा ही नहीं, वेयर हाउस में ज़्यादा समय उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। कह रहा विद द हेल्प ऑफ द सेल्स फॉर कॉस्टिंग it is the possible to maintain the inventory methodology, avoid the overstock the material। कह रहा है कि जो सेल्फ फॉरकास्टिंग की हेल्प से आप ओवर स्टॉकिंग मतलब कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ओवर स्टॉक मतलब ज़्यादा स्टॉक आ गया है, तो मतलब इसकी हेल्प से आप मतलब ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। फिर कह रहा है एक्यूरेट लेवल ऑफ द इन्वेंट्री पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अदर ऑपरेशनल एरिया। कह रहा है अगर एक्यूरेट लेवल का इन्वेंट्री आपके यहाँ रहता है, तो यह पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है। रेड्यूस द वेयर हाउस कास्ट। कह रहे हैं वेयर हाउसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है भाई। जैसे आप अपने वेयर हाउस में रखेंगे तो उसमें लाइटिंग फाइटिंग, और फिर जैसे अगर वो पेरिसेबल गुड्स है तो उसके लिए फ्रिज में बंद करके रखना पड़ेगा, तो बिजली का कॉस्ट अलग, मतलब बहुत सारे प्रकार के कॉस्ट अलग मतलब बढ़ते हैं। और फिर हम लोग स्क्वायर फुट मतलब कितना परसेंट सेंट हुआ मार्जिन देता है, ये भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो उन सभी चीज़ों में वह मतलब फेल होगा ना। कह रहा बेटर मैनेजमेंट ऑफ द कैश फ्लो, क्रेडिट फाइनेंशियल। फिर कह रहा है अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं अपने कैश फ्लो को भाई। देखो जैसे आप अगर इसको क्या कहते हैं, सेल्स फॉरकास्टिंग को अगर मतलब अच्छे से कर रहे हैं, जब आपकी ओवर स्टॉकिंग नहीं हो रही है, ज़्यादा माल आपका नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी सेल्स हो रहा है, तो मीन्स का मतलब यह है कि पैसा सही जगह जा रहा है, कैश फ्लो सही जगह हो रहा है। क्रेडिट का मतलब ये होता है उधार या फिर विश्वास जिसपे। तो कह रहे हैं या फिर फाइनेंसिंग। कह रहा है कि इसको अच्छे से आप मदद कर सकते, मतलब आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी को क्रेडिट पे माल नहीं बेचना है, बहुत ज़्यादा किसी पे। और फिर कह रहे फाइनेंस को भी अपने मैनेज कर सकते हो। फिर कह रहा है इफेक्टिव सेल्स फॉरकास्टिंग पोजीशन द कंपनी टू एक्यूरेट डिलीवर एंड द प्रिडिक्ट द पेमेंट एज वेल एज बेटर टर्म सीकिंग द क्रेडिट एंड द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कह रहा है कि कहाँ पे आपको ध्यान देने देने की कितना, जैसे आप अगर आप 20 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो 2-3 रुपया का अगर उधार चला जा रहा है, तब आपको कहते हैं कोई इशू नहीं है। बट अगर 10 रुपया की आपकी कमाई है, 9 रुपया आपका का क्रेडिट में ही जा रहा है, उधार पे ही जा रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे आपको सीख यानी वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं है। ये कह रहा है कारपोरेट प्लानिंग, कारपोरेट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी मतलब देखना है आपको। ऐसा थोड़ी ना है कि आप केवल मतलब सेल्स मतलब फॉर कॉस्टिंग ही करना है। जैसे हम केवल माल ही माल मंगवाना है और सभी लोगों को सैलरी देना है, जहाँ से आप लोन लिया था उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, बिजली का बिल देना है ना। तो इन बहुत सारी चीज़ों का आप खर्चा देखना है। तो ओवरऑल मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस को भी आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर कह रहा है इसको सेल्स फॉरकास्टिंग अगर इफेक्टिव तरीके से करेंगे, है ना, तो कंपनी को एक्यूरेट डिलीवर कर पाएंगे, कंपनी को एक्यूरेटली यानी सही प्रकार से चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे, सही चीज़ों को। और अच्छे मतलब सही समय पे आप पेमेंट भी करवा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कब पेमेंट और किससे पेमेंट आएगा। फिर कह रहा है प्रोपेल द कंटिन्यू स्ट्रेटजी। कह रहा है कि यह हेल्प करता है या पुश करता है, आपको ढकेलता है सही स्ट्रेटजी लाने में, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट फॉरेस्टर रिसर्च। कंटिन्यूअस फोरकास्टिंग इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड द स्ट्रेटजिकल टूडेज द स्पेस मार्केट। कह रहा है कि आपके मार्केट में कहाँ पे पेश आ रही है, कहाँ पे कमी आ रही है ना, उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करके ऐसे स्ट्रेटजी को लाना है
है ना? ऐसे इस प्रकार की स्ट्रेटजी को लाना है जिससे आपका जो सेल्स फॉरकास्टिंग अच्छे से चल सके। उसकी उसी के अकॉर्डिंग अपने मार्केट के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग या फिर सेल्स फॉरकास्टिंग के अकॉर्डिंग ही सही स्ट्रेटजी को लाते हैं। कर विद दे अंडरस्टैंड द सेल्स रिपो जस्टिक हायरिंग डिसीजन एलोकेट द रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव मैनेज द रिस्क। यार इसी ये हेल्प से आप अच्छे प्रकार से समझते हैं रेप जंप जस्ट एक हायरिंग डिसीजन मीन्स कि आप जिसको हायर कर रहे हैं उसको सही तरीके से आप हायर कर सकते हैं। एलोकेट रिसोर्स आप इस रिसोर्स को आप अच्छे तरीके से मतलब एलोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन दे सकते हैं, चाहे वह इन्वेंट्री का हो, चाहे वह मतलब क्या कहते हैं एम्प्लॉइयों का हो। फिर कह रहा है इफेक्टिव तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिस्क को, यानी कोई आने वाला खतरा भी है तो उसको भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और फिर कह रहा है इसके डिसएडवांटेज भी है। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्ड टाइम एंड द एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। भाई जैसे इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा कि डाटा को स्टोर करना, मतलब क्या कहते हैं लैपटॉप खरीदना पड़ेगा आपको। और फिर कागज़ बार बार अपने कागज़ पे उसे इन्वेस्टमेंट अपना टाइम बार बार रिसर्च करेंगे, तो इस पे टाइम तो देना ही पड़ेगा, है ना? और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिसोर्स भी खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही कह रहा है यह डिसएडवांटेज में आ जाता है। कह रहा है कलेक्शन ऑफ द डाटा एंड द स्टडी ऑफ द मार्केट सिनेरियो रिक्वायर द एक्स्ट्रा टाइम एंड द रिसोर्सेज। कह रहा है कि मतलब डाटा को कलेक्ट करने के लिए, है ना, डाटा को कलेक्ट करने के लिए और स्टडी करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करने के लिए हम लोगों के एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता पड़ेगी और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की भी आवश्यकता पड़ेगी और सभी रिसोर्सेज संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कह रहा मेनी एम्प्लॉय मे बी द रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सर्वे। कह रहा है बहुत सारे एम्प्लॉयों की आपको ज़रूरत पड़ेगी मार्केट को सर्वे करने के लिए या फिर अपने इंडस्ट्री को समझने के लिए अच्छे तरीके से, उसका सर्वेक्षण लेने के लिए। कह थस माने इस प्रकार से बैलेंस इज द नीडेड बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द कलेक्शन डाटा एंड द प्रॉफिट अर्न देयर। कह रहा है इस प्रकार से बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कितना कॉस्टिंग आ रही है उसको कलेक्ट करने में, डाटा को कलेक्ट करने में, और कितना अर्न किया जा रहा है, मतलब कितना प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है ना? कह रहा मे इंड्यूस द बायसेज एटीट्यूड। कह रहा है इसमें बहुत सारे बायसेज होते हैं, उसको इसमें इंड्यूस किया जाता है, उसको इसमें लाया जाता है। कह रहा है समटाइम्स द कलेक्टेड डाटा में बी द induce basic biases thought। कह रहा ओपिनियन लीव द नो स्कोप फॉर द चेंज इन द चेंजिंग सिनेरियो। कह रहा कलेक्टेड डाटा मे बी द रेलिवेंट फॉर द सेट मे बी द रेलिवेंट ऑफ कस्टमर बट मे नॉट बी अप्लाइड न्यू सेट ऑफ कस्टमर। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब जैसे आप सही प्रकार से मतलब डाटा को भी इकट्ठा नहीं करते हैं। कह रहा है कि आप उन चीज़ों को मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं जो लोग पुराने मतलब नए लोग मतलब पुराने लोग हो चुके हैं, बट नए लोग कौन कौन से इंड्यूस हुए हैं, नए लोग कौन कौन से आ गए हैं या फिर कौन कौन से आने वाले हैं, आप उसको एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखा सकते हैं उसमें, है ना? फिर कह रहा है कि मे नॉट वर्क अंडर द एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी। फिर कह रहा है कि आप किसी भी चीज़ को एक्यूरेट आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, है ना? फिर कह रहा है सेल्स फॉरकास्टिंग प्रिपेयर द अंडर सेट ऑफ कंडीशन। कह रहा है जो सेल्स फॉरकास्टिंग होता है किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन को ले करके उसको तैयार किया जाता है। कह रहा है नॉट वर्क अंडर द न्यू सिचुएशन। कह रहा है यह उन सिचुएशन नए सिचुएशन को ले करके या मतलब आप सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, जैसे जो अचानक से चीज़ें आ जाती है, जैसे कि नया सरकार आ गई तो वह नई नई पॉलिसी ला रही है, कोई सा भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई मतलब प्रकृति ने कोई नया आपदा जैसे से भूकंप आ गया, आपकी मतलब बिजनेस जो भी बिल्डिंग वगैरह थी सब ढह गई। और फिर कहीं अगर आपकी इकोनॉमिक जैसे नया सरकार आ गई तो नया इकोनॉमिक मतलब चेंज हो गया, पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब इसमें भी। फिर कह रहा मे द प्रमोट द फास्ट फॉल। अच्छा यहाँ जो इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है ये दोनों चीज़ें एक नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि
मतलब जो कोई नया रिसोर्सेज आ गया, कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है, तो उनको प्रोक्योर करने के लिए आपको फिर से नया इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो पहले से शामिल नहीं थी। बट जैसे पॉलिटिकल का मतलब ये होता है नया नेता आ गया तो वो नया पॉलिसी ले आया है, नया नियम कानून ले आया है, टैक्स रिबेट। अब अगर आपको इस तरह के मतलब करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये कभी किसी पे टैक्स रेट कम होती है, कभी किसी रेट पे ज़्यादा होती है, तो इन चीज़ों को, तो यही डिफरेंस है। फिर कह रहा है मे द प्रमोट द फॉल्स ऑप्टिमाइजेशन। कह रहा है कि अच्छा ऐसा ये भी तो नहीं है कि आप हमेशा सही चीज़ों को लेकर के आप कर रहे हैं, कभी कभी फेल हो जाती है ना। फिर कह रहा है सेल्स forecasting may include the false optimizer and the consequently lethargy. Management team may not be the prepared for the time correction their approach. कह रहा है जो मैनेजमेंट टीम है इसको ये जरूरी नहीं है कि उसके पास मतलब 100% एक्यूरेट डाटा सब कुछ अवेलेबल है, वह सब कुछ पढ़ मतलब स्टडी करके वह प्लानिंग किया हो सकता है जब वह प्लानिंग कर रहा हो तो उसके पास कुछ दूसरी प्रेशर हो, तो उसकी वजह से कुछ वह गलत प्रकार से किया कर रखा, तो वही सब है। ये कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्स फॉरकास्टिंग। कह रहा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि सेल्स फॉरकास्टिंग करते समय यूज किए जाते हैं, वो अफेक्ट कर जाते हैं। तो पहला होता है हिस्टोरिकल सेल्स पर्सपेक्टिव। कह रहा है पहला चीज इसमें देखा जाता है कि हिस्टोरी ऑफ सेल्स है ना, कि मतलब पिछली बार आपका सेल्स कितना मतलब कैसे किस प्रकार से चल रहा था। कह रहा एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मैनेजमेंट एनालाइज द प्रीवियस सेल्स। कह रहे शुरुआत में जो मैनेजमेंट होते हैं वह किसकी स्टडी करते हैं, किसको एनालाइज करते हैं, किस पे रिसर्च करते हैं, प्रीवियस यानी पिछला सेल्स एक्सपीरियंस अनुभव कैसा किस प्रकार से रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा सेल हो रहा था, किस पे ज़्यादा ज़्यादा टेरोरिज्म था, किसका दबदबा ज़्यादा था, कि मतलब कौन से क्लास के कस्टमर वहाँ पे अवेलेबल हैं, अदर रिलेवेंट डिटेल और अदर चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। क्या है मैनेजमेंट नीड टू कंसीडर अ टाइम लॉन्ग enough to detect trend and the pattern in the growth and the decline of the rupee shares value। कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रकार से रूपी सेल्स वैल्यूम के मतलब ये होता है किस प्रकार से मुनाफा कमाया जाता है या फिर किस प्रकार से घाटा हो रहा था, कैसे ग्रोथ हो रहा था, कहाँ पे मतलब डिक्लाइन कर रही थी कंपनी, वहाँ की मतलब ट्रेंड को फॉलो किया जाता है कि ट्रेंड किस प्रकार का था, मतलब पहले किस प्रकार की राजनीति वहाँ पे लोग खेलते थे, अब कैसे किस प्रकार से चल रही है। कह रहा पीरियोडिकली इज द जनरली 5 ईयर और द 10 ईयर। कह रहा है यह ज़्यादातर 10 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद मतलब इस प्रकार की आती है ना। आपको हिस्टोरिकल डाटा देखना पड़ता है 5 साल तक या 10 साल की आपको सेल्स ट्रेंड देखना पड़ता है, तब जा कर के आप प्लान बनाने में। If the company's experience with the particular product class is the shorter। कह रहा है किसी भी प्रोडक्ट किसी भी विशेष प्रोडक्ट के लिए कम उसके पास डाटा है, मैनेजमेंट विल इंक्लूड द एक्सपीरियंस ऑफ द सिमिलर कंपनी। तो मतलब वह उसी जैसे आप ही के टाइप के अदर कंपनी के डाटा को वह स्टडी करके फिर वह अपने मैनेजमेंट प्लान बनाता है, ठीक है। फिर कह रहा अगला होता है बिजनेस कॉम्पिटेंस। कह रहा है बिजनेस कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है जैसे आप अकेले बंदे तो ऐसे हैं नहीं जो मतलब वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे जैसे नए नए रिटेलर आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे आ रहे हैं, इंटरनेशनल के लोग भी आ रहे हैं, तो वही कंपटीशन लेवल को भी स्टडी किया जाता है, वह भी अफेक्ट करता है आपकी प्लानिंग को। फिर कह रहा है कि स्टडी ऑफ द कंपनी टू रिस्पॉन्ड द रिजल्ट ऑफ द सेल्स फॉरकास्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मार्केटिंग मेथोडोलॉजी, फंडिंग एंड द लीडरशिप and it's the ability to change of it to maximize its the profit potential and the logistic capability of the high right product at the right place at the right time। कह रहा है कि सही समय पे सही प्रकार की प्राइस को सेट करते हैं सही प्रोडक्ट की, तो जिससे उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है मतलब लाने ले जाने की या फिर रखने की जो कॉस्ट होती है फिर जो प्रॉफिट जनरेट कर सकता था, पोटेंशियल था, है ना, उसकी एबिलिटी को देख मतलब आप अच्छे से एसेस कर सकते हैं, उसकी चेंज भी कर सकते हैं। कह रहा है जैसे कि इसमें कुछ लीडरशिप फाइनेंसिंग या फिर मार्केटिंग मेथडोलॉजी क्या थी,
मार्केटिंग का तरीका क्या था, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितना थी, इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी सेल्स फॉरकॉस्ट। मीन्स कि जब सेल्स फॉरकॉस्ट आप करते हैं तो इन सभी चीज़ों को, जैसे कि वहाँ का लीडरशिप क्या थी, है ना, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, किस प्रोडक्ट को कम ध्यान दिया जाता था, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितना था, मार्केटिंग की मेथड, मार्केटिंग का तरीका क्या था, फाइनेंस क्या तरीका था, मीन कि फाइनेंस कहाँ कहाँ पे ज़्यादा एलोकेट किया जाता है, कहाँ पे कम एलोकेट किया जाता है। मोस्ट क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट ऑफ द मेजर हायरिंग एंड द रिटेन द क्वालिटी इज द गुड माइंड ऑफ द एनी बिजनेस। कह रहा है कि मतलब वहाँ पे हायर किस प्रकार से करते थे एम्प्लॉइयों को, कि मतलब उसको मतलब सेल करवाने के लिए, है ना। मतलब फिर कह रहा है मार्केट पोजीशन, अगला क्या देखा जाता है, मार्केट की पोजीशन देखा जाता है ना, कि आपके मार्केट की पोजीशन क्या है। फिर कह रहा है forecasting also consider the competitive position of the company, respect its the market share, research and the development, quality of the service, pricing and the financing policy, public images। कह रहा है बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं भाई, जैसे मार्केट का शेयर क्या था, वहाँ की रिसर्च कैसे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि R&D जो है किस प्रकार से करते थे, मतलब कौन जिसे अकेले ही मार्केट को मतलब वो पहले ही देखते थे, कंपटीटर को अपने रिसर्च करते थे या नहीं करते थे, ट्रेंड को वो लोग फॉलो करते थे या नहीं फॉलो करते थे, वही लोग सही समय पे मतलब प्रमोशन वगैरह करते थे या नहीं करते थे, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सर्विस की क्वालिटी किस प्रकार से देते थे, प्राइस किस, प्राइस और फाइनेंशियल पॉलिसी कैसे लाते थे और किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते थे, पब्लिक में उस कंपनी के लिए इमेज क्या बनी है, उसका परसेप्शन क्या है, कि इन एडिशन forecasting also evaluate the quality and the quantity of the customer base to determine brand loyalty, respond promotional effort, economic viability and the credit worthiness। कह रहा है कि कस्टमर के लिए वह मतलब किस प्रकार से कंपनी काम करती थी, एक ब्रांड लॉयल्टी के रूप में काम करती थी, एक ब्रांड के रूप में काम करती थी, या फिर लोगों का उस पे उसके जब वह प्रमोशन करती थी, मतलब वह जब प्रमोशन दिलाती थी तो उसको लोगों का रिस्पांस, प्रतिक्रिया क्या होती थी, क्या जब कंपनी प्रमोशन करती थी तो उससे कस्टमर कैटर आते थे या नहीं आते थे, अब अगर नहीं आते थे तो क्यों नहीं आते थे, ये सब चीज़ों को देखते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या थी, है ना, मतलब कि जैसे आप ऑप्टिमम रिसोर्स को वहाँ पे अवेलेबल था या नहीं, मतलब यूज हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था, क्रेडिट वर्थनेस कैसी, मतलब क्या कहते हैं, लोगों का उससे विश्वास कैसा था। फिर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन भी डिपेंड करती थी, जनरल इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है, although the customer market are the often the characteristics are the being the increasing susceptible to any many segment in the recent year। कह रहा है इन द रिसेंट ईयर में मतलब हाल ही के समय में कस्टमर मार्केट जो एक कंज्यूमर मार्केट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें से बहुत बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है ना, सस्टेनेबल बहुत इंक्रीज मीन्स चेंज हो गई बहुत तेजी से, है ना। कह रहा कंडीशन ऑफ द ओवरऑल कंपनी इज द स्टिल प्राइमरी डिटरमाइन ऑफ द जनरल सेल्स वैल्यू इवन इन द मेनी निक मार्केट। कह रहा है कि बहुत सारे निक मार्केट को लेकर के आप एक अच्छे मार्केट को लेकर के अपने जनरल वैल्यूम को आप सेट करने में मदद करती थी, है ना। फिर कह रहा फोरकास्ट द कारपोरेट डाटा कर को रिलेट टू द डेमोस्ट्रेट ऑफ द कैजुअल रिलेशनशिप विद द सेल्स सेल्स प्राइस। कह रहा कारपोरेट डाटा मीन्स कि जैसे आप अलग अलग कंपनी के लिए या फिर अपने कंपनी के पूरे ओवरऑल कंपनी, जैसे आपके पास एक एक कंपनी मतलब एक स्टोर ना होकर के 50-60 स्टोर है, तो उस पे जो उस लेवल पे जब आप कोई सा भी डिसीजन लेते हैं तो उसको कहते हैं कारपोरेट लेवल। कारपोरेट मतलब जैसे पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ काम मतलब चल रही हो, जैसे गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सा पॉलिसी अगर लाया है तो उसका पूरी पूरी पूरा देश फॉलो करेगा। उसी प्रकार से जब CEO या फिर CFO जब कोई सा भी प्लानिंग लाता है तो पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो करता है, तो उसको कहते हैं कारपोरेट लेवल। मतलब और जब कैसे
जैसे आपका जो सुपरवाइज़र है कोई सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है, फिर कोई प्लानिंग लेकर आता है, तो वहाँ सिर्फ़ आप पर या फिर कुछ लिमिटेड लोगों पर मतलब होता है ना, डेलीगेट होता है। तो वही है कॉर्पोरेट लेवल। और फिर कह रहा प्राइस इंडेक्स मतलब क्या होता है? प्राइस का क्या क्या भाई अपना इम्पैक्ट पड़ता था। फिर कह रहा है कि द सेल्स फॉरकास्टिंग, कह रहा है सेल्स फॉरकास्टिंग है द चेंज ओवर द ईयर। कह रहा है सेल्स फॉरकास्टिंग जो होता है हमेशा हमेशा सेम नहीं होता है भाई। यह ईयर बाय ईयर चेंज होता रहता है। चेंज इन द रूपी वैल्यूम, आपका वह मुनाफा हो सकता है कि चेंज हो गया हो, जितना पहले आप कमा रहे हैं उसका 8 गुना, 20 गुना, 24 गुना आप कमा रहे होते हैं। कह रहा है एट द वन पॉइंट ऑफ द टाइम when the demand is the strong, company raise the price। कह रहा है जब डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, तो कंपनी रेज होती हैं, मतलब मुनाफा ज़्यादा करती हैं, क्या कहते हैं प्राइस को ज़्यादा तय करती हैं। कह रहा है अनदर अनदर टाइम, वही दूसरे समय में देखा जाए कंपनी में द इंगेज द डिस्काउंट टू ड्रा द कह रहा है अगर वही अगर डिमांड कम है, लो है ना, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है ना, उसी मतलब कम प्राइस तय करते हैं। हैपन द स्पेशली व्हेन द सीजन इज द कमिंग टू एंड एंड देयर आर द अनसोल्ड स्टॉक। कह रहा है कि जब सीजन एंड हो जाता है, सीजन चला जाता है, जैसे कोई सर्दी सर्दी का समय जब चला जाता है, तो सर्दियों के कपड़े लोग खरीदना कम कर देते हैं। तो उसको मतलब क्या कहते हैं सीजनल प्रमोशन हम लोग दे देते हैं। तो उसपे कम प्राइस पे मतलब थोड़ा सा कम मार्जिन रख करके फिर उसको सेल करने लगते हैं। वही कह रहा है देयरफॉर अकाउंटिंग डिवाइस इज द प्राइस इंडेक्स। कह रहा है इस प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि जो हम लोगों की सेल्स फॉरकास्टिंग है, यह प्राइस इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है। कह रहा है कि कहा गया कि कंप्रेहेंसिव ऑफ द प्राइस इंक्रीज एज वेल एज मार्क डाउन। कह रहे जो जो आपने मार्क डाउन तय किया था, जो आपने बेंचमार्क तय किया था, वह इंक्रीज भी हो सकता है, वह डिक्रीज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। कह रहा बाय द डिवाइडिंग द रूपी वैल्यू ऑफ द प्राइस इंडेक्स कंपनी कैन ट्रैक द ट्रू वैल्यूम ऑफ द ग्रोथ। कह रहे कंपनी जो होती है सही सही वॉल्यूम एक्सेट कर सकती है इसकी हेल्प से। मीन्स जिससे ज़्यादा आपको मुनाफा हो रहा है, तो आप कोई कोई नया 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 मशीन ले आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, नया लेबर ले आएंगे, नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, फिर नया कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। वही कह रहा है और क्या। फिर कह रहा है रिजल्ट ऑफ द कंपनी प्राइस एडजस्ट द रूपी सेल्स वैल्यू। फिर क्या कह रहा है रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकलता है? मैनेजमेंट कंपेयर द प्राइस एडजस्ट। कह रहा है जो मैनेजमेंट होता है अलग अलग कंपनियों से वह कंपेयर करती है इन टर्म ऑफ द रूपी, यानी कि उसकी सेल्स टर्नओवर कितना था, मेरा सेल्स टर्नओवर कितना है। अगला टॉपिक है सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? सेकुलर ट्रेंड को इसमें दो यहाँ पे दो प्रकार से बांटा है। पहला है जनरल जनरल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंपनी। अगर सभी कंपनियां की स्पेसिफिक प्रोडक्ट किस प्रकार के, मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी कि विशेष प्रोडक्ट पे किसी नाम मतलब कोई सा भी नाम ले लो, जैसे पार्टिकुलर जैसे आपने पार्ले जी का नाम ले लिया, जैसे आपने जारा का नाम ले लिया, जैसे आपने कोई से भी मतलब पार्टिकुलर प्रोडक्ट का आप नाम ले लेते हैं और उसकी परफॉर्मेंस कैसे किस प्रकार से है ये चीज़ें देखते हैं। अगला है ट्रेंड वेरिएशन। ट्रेंड वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड भी वैरी करता है टाइम के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग। फिर कह रहा आल्सो द सेकुलर ट्रेंड आर द रिप्रेजेंट द एवरेज फॉर द इंडस्ट्री। कह रहा है इट मे नॉट द नॉर्मल फॉर द पार्टिकुलर कंपनी। कह रहा है कि कंपेरिजन ऑफ द कंपनी ट्रेंड इट टू द सेकुलर ट्रेंड may the indicate the company is the serving a specialized market or the company may not the faring well। कह रहा है कंपनी हो सकता है कि जिस प्रकार से चल रहा हो वो मतलब वह सही सही तरीके से चल रहा हो, और हो सकता है फेयर कभी कभी ना हो, है ना, कभी कभी कंपनी के साथ मतलब कुछ
मतलब जैसे होता है ना कि कोई नेता मतलब उसके पीछे पड़ जाता है या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ जो अदर कंपनी के साथ ना हो रहा हो, तो मतलब इस प्रकार से फिर कह रहा कि फोरकास्ट द स्टडी अंडर द अजम्पशन ऑफ द, कह रहा है कि जितनी भी फोरकास्टिंग की जाती है वह किसी भी एजम्पशन को मान करके किया जाता है। ट्रेंड वेरिएशन जैसे अंडर द इम्पोर्टेंस द रिलेशनशिप डिटरमाइन द वैल्यूम ऑफ द सेल, कह रहा है इसमें सेल्स की वैल्यूम को डिटरमाइन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उनके बीच में रिलेशन को देखा जाता है। फिर कह रहा है अल्दो द मार्केट में बी द स्ट्रॉन्ग सेल्स फोर्स माइट नीडेड टू बी देयर, कह रहा है यह हो सकता है कि आपकी सेल्स तो बहुत तगड़ा लेवल पे है, बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही, बट इसमें हो सकता है कि आपका जो सेल्स फोर्स हो, जो आपका सेल्स पर्सन हो, उतना अच्छा से ना हो, है ना, उतने अच्छे से वह मैनेज ना कर पा रहा हो। अगला देखते हैं इंट्रा कंपनी। देखो एक होता है इंटर कंपनी, एक होता है इंट्रा कंपनी। मीन्स जैसे आप ही की कंपनी में बहुत सारी आउटलेट हैं, तो हो सकता है जो वहाँ सिद्धार्थ नगर का आउटलेट जो है बहुत बढ़िया से काम कर रहा हो, यहाँ जो बस्ती का आउटलेट है आपको उतना अच्छे से काम ना कर पा रहा हो, अयोध्या का जो आउटलेट है वहाँ पे एकदम इंक्रीज बहुत तेज़ी से चल रहा हो, धुआंधार चल रहा हो, बट हो सकता है जो यहाँ पे लखनऊ में चल रहा है वह थोड़ा सा पुअर क्वालिटी में चल रहा हो, है ना, इस प्रकार से कह रहा है कि by analyzing the month-to-month trend and the seasonal variation over the both long term and the short term, a small business owner and the manager can adjust the sales forecast to anticipate variation and the historical repeat themselves during the budget period। कह रहा है अपने बजट पीरियड में हर एक साल अपने मतलब जो भी वह शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में है ना कि वह मतलब मंथली वाइज अपने अपने डाटा को देखता है, सीजनल वाइज अपने डाटा को देखता है, कोई क्या कहते हैं फेस्टिवल आने वाला है उन चीज़ों को देखता है, कोई इवेंट आने वाला होता है, उन चीज़ों में अपना लगातार थोड़ा मोड़ा चेंज करता रहता है। इस तरह जो स्मॉल बिजनेस होता है उसका जो ओनर होता है या फिर उसका जो मैनेजर होता है वह अपने सेल्स फोरकास्ट को एडजस्ट कर लेता है, अगर कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ नया चीज़ चेंज करना होता है तो वह चेंज कर लेता है, बट वही अगर बड़ा बिजनेस है तो उसमें अगर चेंज करने के लिए बड़े लेवल से सब कुछ करना पड़ेगा, है ना, तो उसकी बजट वगैरह सब कुछ मतलब वो जल्दी चेंज नहीं होती जो बड़ा कंपनी होती है ना। ये कह रहा है कि जो एग्जाम्पल इसमें दे रहा है, कह रहा है सेल्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड द समर सीजन, कह रहा है कि मतलब जो आपने जो क्या कहते हैं 2 से 3 साल में आपने सेट किया था कि विंटर सीजन में ये प्रोडक्ट लाएंगे, समर सीजन में ये मतलब सर्दियों में आप ये प्रोडक्ट आप सेल करेंगे और समर सीजन में आपने ये चीज़ें, बट मैनेजमेंट में द ऑफ्टन कंस्ट्रक्टेड द बजट रिफ्लाई द वेरिएशन ऑफ द परहेप्स increasing the volume and the discount during the traditional and the slow the period explore the new terrorism and the having the sales रिप्रेजेंट द सॉलिडिटी। लेकिन क्या हुआ कि आपने मतलब करंटली हो सकता है किसी प्रोडक्ट की मतलब बहुत ज़्यादा से मतलब ट्रेंड आ गई हो तो वो तो पहले आपने मतलब अपने में शामिल नहीं किया था, तो वही कह रहा परहेप्स माने शायद हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़े, हो सकता है कि आपकी जो मतलब सेल्स है उतना अच्छे से नहीं हो पा रही, वह स्लो डाउन हो रही हो सकता है परहेप्स माने शायद कि किसी भी नए प्रोडक्ट की टेररिज्म यानी उसकी दबदबा ज़्यादा हो, फिर हो सकता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उतना अच्छे से ना कर पा रहा, हो सकता है जो आपने आइडिया लगाया था उस आइडिया को पार करके कहीं और ज़्यादा मतलब सेल्स हो रही है तो आपको नया प्रोडक्ट भी मतलब नया स्टॉक भी फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। कैन द ऑफर द वेराइटी एंड द डिजाइन ऑफ द इंटर ये कह रहा है किस प्रकार से आप लोग नया डिजाइन करेंगे, है ना, तो ये देखिए इंट्रा कंपनी चेंज है ना। फिर कह रहा प्रोडक्ट ट्रेंड भी देखते हैं, है ना, प्रोडक्ट ट्रेंड भी सेल्स फॉरकास्टिंग को मतलब क्या कहते हैं मैनेज करती है। करेक्ट फॉरकास्ट आल्सो ट्रेंड ट्रेंड फॉलो द ट्रेंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूजिंग द इंडेक्स टू द एडजस्ट ऑफ द सीजनल फंक्शन प्राइस चेंजेस। कर सीजनल में उसके फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है कि जैसे क्या कहते हैं सीजन आया तो महंगा सीजन चला गया थोड़ा सस्ता हो जाता है,
यही बात कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ट्रेंड इम्पोर्टेंट फंडामेंटल ऑफ द लाइफ साइकिल। कह रहा है जब हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में, तो ये मतलब उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में यह आपका बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल ले रहा है, सेल्स ऑफ द रेन कोट में एंड द अम्ब्रेला में द वेरी डिपेंडिंग ऑन द मानसून सीजन पे ही डिपेंड करती है। हाँ भाई, छाता बरसात में ही खरीदेंगे, रेनकोट छाता वहाँ पे मानसून सीजन में ही खरीदेंगे, सर्दियों मतलब क्या कहते हैं बारिश के मौसम में ही खरीदेंगे। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग फेल्योर एंड द मानसून देयर आर द टाइम ऑफ द मानसून आइदर द गेट द डिलॉटेड एंड टुडे द फेल टू द अफेक्टेड। कहा है क्योंकि क्लाइमेट लगातार चेंज होता जा रहा है, मतलब क्या कहते हैं मानसून अफेक्टेड हो जा रहा है, जब चाहे जब बारिश हो जा रही है। तो इन चीज़ों में मतलब वही कह रहा है, बारिश का मौसम कोई अब हो नहीं रह गया है कि केवल उसी महीने में होगा। फिर कह रहा है सोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंज्यूमर डिमांड। कह रहा है कौन कौन से सोर्स होते हैं, कौन कौन से मैग्नीट्यूड होते हैं, है ना, मतलब कौन कौन से परिणाम होते हैं जिनको कस्टमर की डिमांड देख करके हम लोग कस्टमर की डिमांड को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है ना। ठीक है, अगला है मतलब कह रहा इन द पास्ट ईरा। कह रहा पास्ट ईरा मीन्स कि आपने मतलब पिछले ज़माने में क्या होता ज़माना में, हाँ मतलब कह सकते हो पिछले ज़माने में introduction of the new and the improve the product drive much of the demand। कह रहा पिछले मतलब पिछले कुछ सालों में आप ये देखते रहे हैं, है ना, जैसे 1970 1950 के दशक में ये आपने ये देखा था कि आप जितना ज़्यादा आप बना ले जाएं उतने ज़्यादा मतलब डिमांड बहुत हद से ज़्यादा थी, है ना, तो चाहे जो आप बना लें, चाहे जो आप मतलब उसको आप सेल करते थे। बट अब क्या है, चाहे जो आप बना करके चाहे जो आप नहीं बेच सकते हैं, आपको बहुत सारा रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, कस्टमर की वांट नीड क्या है, इन चीज़ों के अनुसार आप मतलब हम लोग करते हैं। अगर करेंटली कंज्यूमर एटीट्यूड एंड द लाइफ स्टाइल एंटिसिपेट द प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन एंड द टेक्नोलॉजी चेंजेस। क्या करे जरा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट की डिमांड होती जा रही है, इसलिए आप नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले कस्टमर के एटीट्यूड उसकी लाइफ स्टाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एग्जांपल ले रहा है जैसे सेल फोन, इंडिविजुअल कस्टमर टेस्ट एंड द प्रेफरेंस चेंज द हैंस द डिमांड ऑफ द फीचर इन द प्रोडक्ट वाइल सम वन सेल फोन someone adjusts the meat of the communication like the look the feature camera mp3 RAM FM। कह रहा है जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो मोबाइल फ़ोन होता था, है ना, सेल फोन होती थी, वह बेसिक नीड को पूरा करती थी कि जैसे कॉल आ जाए, गाना कोई म्यूजिक म्यूजिक बट आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं जैसे कि FM3 मतलब क्या कहते हैं MP3 गाना चलना चाहिए, उसमें कैमरा भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, FM रेडियो भी चलना चाहिए, रैम उसका ज़्यादा हो, CPU भी बढ़िया बढ़िया से वर्क करे जिससे काम फास्ट फास्ट हो। फिर कह रहा है कि CPU के लिए i3 i4 i6 i11 i12 मतलब खरीदते हैं। कह फी लुक एंड फील मीन्स कि जैसे उसकी लुक उसकी शेप डिजाइन अच्छे से होना चाहिए, स्पीड उसकी तो मतलब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वही स्पीड की तो CPU की बात कर चुके हैं हम लोग। फिर कह रहा है इंडिविजुअल कस्टमर आर द पुशिंग द टेक्नोलॉजी टू एंटिसिपेट द नीड ऑफ द इंक्रीजिंगली सेगमेंट मार्केट। है कभी कभी क्या होता है जब आप कोई सा भी चीज़ चेंज हो रही होती है ना, तो इंडिविजुअल कस्टमर उसका पहले शुरुआत में विरोध करता है। डिमांड बेस्ड ऑन द एंटिसिपेट इज द बिकमिंग द डोमिनेंट फीचर ऑफ द टेक्नोलॉजी एज। कह रहा है जब डिमांड बेस्ड पे टेक्नोलॉजी मतलब आपका मार्केट था, तो वह बहुत जब टेक्नोलॉजी एज आ रही थी तो उसका बहुत ही डोमिनेट मतलब क्या कहते हैं बहुत ही विरोध किया था। फिर कह रहा है रैपिड पेस ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड द न्यू मार्केट इंट्रोड्यूक्शन हैड द शॉर्टन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर कह रहा है कि जब जब से यह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, इसके हिसाब से कि नए 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 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने लगे हैं, उस हिसाब से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी देखते हैं। परसेंटली अब आज के इरा में आधुनिक युग में
कॉम्बिनेशन ऑफ द डेमोग्राफिकल कंसिडरेशन द टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब दोनों चीज मतलब दो चीज़ों को कि डेमो किस और आपकी डेमोग्राफी ज़्यादा अंदर मतलब झुका हुआ है, या फिर नए नए टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आ रहे हैं, इन दोनों को कॉम्बिनेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, ग्रेटर ग्रेटर इम्पैक्ट होता है। ठीक है। अब कह रहा मेथड ऑफ द सेल्स फॉरकास्टिंग, कह रहा कौन कौन से तरीके हैं सेल्स फॉरकास्ट करने की। तो फिर कह रहा है पहला पॉइंट दे रहा है, कह रहा है फर्स्ट टाइप ऑफ द बिजनेस, किस प्रकार का आपका बिजनेस है। व्हाट इज द एवरेज सेल्स वॉल्यूम पर स्क्वायर फुट, कह रहा है कि आपके हर एक मतलब एक स्क्वायर फुट में कितना ज़्यादा सेल्स आप कर पा रहे हैं अपने सिमिलर लोकेशन और सिमिलर साइज में। कह रहा है दिस इज नॉट द फाइनल आंसर एडक्वेट द सेल्स फॉरकास्टिंग। कह रहा है लेकिन मतलब इन चीज़ों को आप पता लगा लिए, इन चीज़ों को आप जानते हैं, तो यह अंतिम सेल्स फॉरकास्टिंग नहीं होता भैया। कह रहा सिंस अ न्यू बिजनेस वुड बी द हिट द टारगेट ऑफ द परहेप्स द ईयर। कह रहा आपने जो नया टारगेट सेट करते हैं, फिर उन चीज़ों को नए तरीके से आप मतलब उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। कह रहा बट दिस अप्रोच इज द फार मोर द साइंटिफिक दैन द ग्रेटर 2% ऑफ द बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड इनकम। कह रहा है कि यह 2% से ज़्यादा इम्पैक्ट देता है आपके बिजनेस को। कह रहा है कि फार योर स्पेसिफिक लोकेशन, आप किसी भी एक पार्टिकुलर लोकेशन में हैं, किसी ना जैसे लखनऊ में मैं रह रहा हूँ, तो लखनऊ में एलडीए कॉलोनी में है ना। फिगर हाउ मेनी हाउस होल्ड नीडेड योर गुड्स लाइव विद इन द सी द 3 किलोमीटर रेडियस। कह रहा आप कहाँ पे रह रहे हैं, उस 3 किलोमीटर के रेडियस में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए। हाउ मच दे विल बी द स्पेंड ऑन दीज आइटम एनुअली, व्हाट द परसेंटेज ऑफ देयर द स्पेंडिंग विल गेट यू। कह रहा है कि वहाँ के लोग कितने परसेंट मतलब उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे अपना अपना बजट बना करके खर्चा कर रहे हैं, कितना तेजी से वह प्रोडक्ट वहाँ पे सेल हो रहा है। इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। कह रहा डू द सेम विद इन द 5 माइल विद द लोअर। क्या क्या आप ऐसा पाते हैं कि जो आप मतलब आप जितना बजट सेट मतलब सेट करते हैं वैसे से ही अदर लोग मतलब कर पाते हैं। इन चीज़ों को देखते हैं। फिर अगला चीज़ कह रहा है कि इफ़ यू ऑफर द थ्री टाइप्स ऑफ द गुड। कह रहा है मान लीजिए आप मतलब 2 प्रकार के या 3 प्रकार के गुड्स को सेल कर रहे हो, वो भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे, है ना? तो उससे क्या होता है कि जैसे आप अगर आपको इस प्रकार से पता है, तो आप मतलब क्या कहते हैं उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा-सा आगे-पीछे कर सकते हैं। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा आपकी प्राइस है तो उसको आप कम कर सकते हो। अगर मेक एंड द एस्टिमेट ऑफ द where you think you will will be the 6 month, as such as we should be the selling the five of the item a day plus three of the item of the कर टू थ्री। ये सब क्या है भाई? अच्छा अच्छा। कैलकुलेट सेल्स पर डे मीन्स कि आप पर डे कितना बेच रहे हैं, ये इन सभी चीज़ों को आप कैलकुलेट करें। कह रहे देन द मीन मल्टीपल ऑफ द 30 ऑफ मंथ, फिर एक महीने में आप कितना सेल्स कर रहे हैं, इन चीज़ों को भी देखें। अगला है कैटेगरी लाइफ साइकिल, है ना। कैटेगरी लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? कैटेगरी लाइफ साइकिल इज द बेस्ड अपॉन कैटेगरी बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल, कह रहा है जो कैटेगरी लाइफ साइकिल होती है, यह मतलब कैटेगरी का मतलब कि पार्टिकुलर कैटेगरी कितना दिन तक रहेगा, है ना। कि जैसे कुछ जैसे अगर मान लीजिए अगर आपने फल मंगवाया है ना, आम मंगवा लिया आपने 4 टन, तो वह 4 टन आम जो आपने मंगवा लिया तो वो कितना महीने तक चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वह 3 महीना 4 महीना, है ना। उसके बाद में वह सड़ जाएगा। तो वही कह रहा है पार्टिकुलर कैटेगरी की लाइफ साइकिल देखना पड़ता है ना। कह रहा एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा सीड इज द प्लांटेड। कह रहा मान लीजिए कोई सा भी बीज है, उसको मतलब लेकर आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, इट बिगिन द स्प्राउट। फिर उसमें मतलब अंकुर आने लगे। इट शुड आउट लीव एंड पुट डाउन द रूट। इट बिकम्स द अडल्ट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एंड द अडल्ट plant begin to the shrink and the on die out deadline। कह रहा है जिस प्रकार से
जब आपने नया 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 बीज लेकर आया तो मतलब उसको इंट्रोड्यूस किए, इसका मतलब हो गया है ना, उसका इंट्रोडक्शन। जैसे नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है ना, फिर उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, स्प्राउट आने लगे, मीन्स कि उसमें ग्रोथ आने लगा। जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी, है ना। वही कह रहा है, स्प्राउट आने लगे, जैसे जिस प्रकार से बीज में अंकुरित आने लगे, है ना। फिर उसमें क्या होता है, वह शूट डाउन होता है किसमें, लीव्स, अपनी पत्तियाँ छोड़ता है। मीन्स आपके पत्ती देगा, फल फूल देगा, यानी कि आपका अब जो प्रोडक्ट है वह एडल्ट हो गया है, यानी कि आप मैक्सिमम सेल्स कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट से, ठीक है। वही कह रहा है, जिस प्रकार से मतलब जो आपका अभी सीड था, तो सीड अब पत्तियां भी देने लगा है, उसमें उसके रूट भी आने लगे हैं, अब वो फल फूल सब कुछ देने लगा है, यानी कि वह एडल्ट हो गया है, जवान हो गया है, उसकी मेच्योरिटी पीरियड आ गई है। और जैसे प्रोडक्ट की अगर मेच्योरिटी कह रहे हैं तो मतलब वो हाईएस्ट सेल्स पे पहुंच रहा है, यानी कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आप ही का मतलब प्रोडक्ट भी मतलब सेल हो रहा है पूरे दुनिया में। और सबसे ज़्यादा आप मतलब अब सबसे ज़्यादा, फिर आप उसके बाद में आप डिक्लाइन कह रहा, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड कह रहा, एज एन एडल्ट प्लांट बिगिन टू श्रिंक एंड द डाई आउट। कह रहा बहुत जब ज़्यादा समय हो जाता है तो धीरे धीरे पौधा मतलब क्या जो पेड़ होता है वह सूखने लगता है, और फिर एक समय ऐसे आता है कि वह मतलब गिर जाता है झुरा करके। तो वही प्रकार से कह रहा है कि जिससे आपकी जो प्रोडक्ट होती है धीरे धीरे वह मतलब मतलब कम होने लगती है सेल से। और अगर आपने मतलब सही प्रकार की स्ट्रेटजी नहीं अपनाई तो आप मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपको उसको विथड्रॉल करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा उसकी प्रोडक्शन। कह रहा है इन द थ्योरी इन द सेम द प्रोडक्ट कैटेगरी। कह रहा है इस थ्योरी को प्रोडक्ट की कैटेगरी से आप देख सकते हैं। कह रहा है आफ्टर पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट एंड द इंट्रोडक्शन टू न्यू मार्केट गेन द मोर कस्टमर। कह रहे वही फिर कह रहा है कि जैसे इंट्रोडक्शन में जैसे आप नया प्रोडक्ट लॉन्च किए और फिर जैसे उसकी ग्रोथ हो रही है तो मीन्स आपका सेल्स भी बढ़ रहा है, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ रही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं, मैक्सिमम सेल्स कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कुछ उसमें डेडलाइन भी आएगा। बस यही चीज़ें सेम बातें किया जा रहा है उस लाइन में। कह रहा है स्ट्रेटेजिक ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कैटेगरी लाइफ साइकिल। कह रहा है किसी भी कैटेगरी लाइफ साइकिल को समझने के लिए यही फिर से वही बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ग्रोथ में क्या होता है, मेच्योरिटी में क्या होता है, डेडलाइन में क्या होता है। तो पढ़ते हैं। कह रहा है नीड फॉर द इमीडिएट। कह रहा है नीड फॉर द इमीडिएट प्रॉफिट इज नॉट द प्रेशर। कह रहा है जो अगर आप इंट्रोडक्शन कोई सा भी चीज़ अगर नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि आप प्रॉफिट जनरेट करें। इस समय आप क्या होता है आपने मतलब प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं, आप किसी भी तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे होते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जाने इंट्रोडक्शन स्टेज में। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट हैज़ द नो फ्यू द कंपटीटर। कह रहा है अगर उस टाइप के प्रोडक्ट के पास मतलब कुछ कंपटीटर हैं या फिर कोई कंपटीशन नहीं है तो कह रहा है स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी। तो आप स्कीमिंग प्राइस का कर सकते हैं। स्कीमिंग प्राइस का मतलब ये होता है जब आपने लॉन्च किया था तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा किया था, है ना, और फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस घटाते जा रहे हैं जिससे आपकी सेल्स बढ़ती जाएगी। तो वही कह रहा है स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटजी का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्कीमिंग प्राइस कैसे होती है, अच्छा ये होता है मीन्स कि ऊपर ऊपर ज़्यादा प्राइस होती है, जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है ना। फिर कह रहा है इफ द प्रोडक्ट आर द नो कंपटीशन एंड द स्कीमिंग प्राइस लिमिटेड नंबर ऑफ द प्रोडक्ट आर द अवेलेबल एट द चैनल। जब लिमिटेड नंबर कम कंपटीशन होता है तब ये स्ट्रेटजी अपनाया जाता है। फिर अगला देखा जाता है ग्रोथ। ग्रोथ में अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ आपकी की सेल्स भी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। कंपटीशन आर द अट्रैक्ट इनटू द मार्केट विद द वेरी सिमिलर ऑफरिंग। कह रहा है इसी सेम टाइप के प्रोडक्ट बहुत लोग अब मतलब करने लगते हैं और आपके भी प्रोडक्ट एकदम धूम मचा रही है। फिर कह रहा प्रोडक्ट बिकम्स द मोर प्रॉफिटेबल एंड द कंपनी अलायंस जॉइंट वेंचर टेक्स ओवर ईयर। कह रहे जो कंपनी है आपकी मतलब एक एक दूसरे से ज्वाइंट वेंचर मीन्स
मीन्स दूसरे एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रही है कि आप मेरा प्रोडक्ट आप भी सेल करें, मेरा प्रोडक्ट आप भी सेल करें। इसको कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। और फिर कह रहा है कंपनी अलायंस मीन्स कंपनी अलग अलग एजेंडा तय करती है और उसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही होती है। एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए जाते हैं, खर्च पे खर्च एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए जाते हैं। फोकस किया जाता है, किस पे फोकस किया जाता है, किसी भी तरीके से ब्रांड को बिल्ड किया जाए, फिर मार्केट शेयर को स्टेबलाइज किया जाए, ये भी देखा जाता है। अब आगे उसकी मैक्सिमम मतलब मैच्योरिटी में क्या होता है, अब मैक्सिमम उसकी सेल्स हो रही है, मैक्सिमम उसकी सब कुछ हो रही है। कह रहा है दिस पर्पज ऑफ द सर्वाइवल अर्लियर स्टेजेस टेंड टू द स्पेंड लॉन्गेस्ट फेज इन द। कह रहा है कि जो अर्लियर फेज में अभी ग्रोथ फेज में हम लोगों ने जो एडवर्टाइजिंग किया था मतलब उसका सब कुछ हमको फायदा मेजॉरिटी में मिल रहा है। कह रहा है द सेल ग्रो एट द डिक्रीज रेट एट द स्टेबलाइज प्रोसीड्योर अटेम्प्ट टू। कह रहा है अब इसके इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो डेड हो जाएंगे, मतलब डिक्लाइन होने लगेगा, आपका सेल्स कम होने लगेगा। मतलब आप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, उतना सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है। कह रहा है एट द पॉइंट मार्केट रीच द सैचुरेशन स्टेट। कह रहा है इस पॉइंट पे मार्केट जो होता है सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच जाता है। यहाँ पे प्राइस वार चलता है, इंटेंस कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बीइंग टू लीव द मार्केट एंड ड्यू टू द पुअर मार्जिन। कह रहा है आपके पास क्योंकि पुअर मार्जिन है तो धीरे धीरे मार्केट आपका धीरे धीरे गिरने लगता है। फिर कह रहा है प्रमोशन बिकम्स द मोर वाइडर। कह रहा है आपने अपने प्रमोशन पे प्रमोशन ज़्यादा किए जा रहे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब अगला होता है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब ये होता है अब आपका प्रोडक्ट मर जाएगा धीरे धीरे। चलो ठीक 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 तैयार करो भाई। कह रहा है एट दिस पॉइंट देयर इज द डाउनवर्ड इन द मार्केट। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल दे के बता रहा है। कह रहा है मोर इनोवेटिव प्रोडक्ट आर द इंट्रोड्यूस टू द कंज्यूमर टेस्ट हैव द चेंज देयर इज द इंटेंस द प्राइस कटिंग एंड द मेनी मोर प्रोडक्ट आर विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। कह रहा है कि जैसे जैसे से कस्टमर की टेस्ट चेंज हो जा रही है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वह उस प्रोडक्ट की कोई सा भी डिमांड ही नहीं रह जाती है और उस प्रोडक्ट को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, विड्रॉल करना पड़ता है, मतलब उसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। प्रॉफिट कैन बी द इम्प्रूव बाय द रिड्यूसिंग द मार्केट एक्सपेंडिचर एंड द कॉस्ट कटिंग। कह रहा है इसमें जो मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, कॉस्ट कटिंग कम होता है। ये कह रहा है प्रॉब्लम विद द। हाँ अच्छा, कह रहा है कि कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं लाइफ कस्टमर लाइफ में, क्या कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। कह रहा है इन दिस रियलिटी फ्यू प्रोडक्ट फॉलो द सच प्रिस्क्राइब। कह रहा है कि इस जो अभी हम लोग पढ़े हैं पांचों स्टेट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे उसकी मेच्योरिटी आ गई है तो अब वह प्रोडक्ट बंद करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, जैसे वह तब उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है कि डाइवर्सिटी की, मतलब बहुत सारे नियम कानून हैं, उसके बारे में बताएंगे, है ना। कह रहा है लेंथ ऑफ द ईच स्टेज वेरी इनॉर्मसली। कह रहा है कि हर स्टेज को बड़े ही अच्छे तरीके से। कह रहा है डिसीजन ऑफ मार्केटर कैन बी द चेंज स्टेज। कह रहा है डिसीजन मतलब चेंज हो जाती है इन स्टेजों पे, है ना। जरूरी नहीं है कि हर स्टेज पे हर एक प्रोडक्ट, कभी कभी कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन हुआ वहीं पे मर जाता है, वहीं पे डेडलाइन उसकी शुरू हो जाती है, वह मेच्योरिटी कभी उसका आया ही नहीं। ऐसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखे होंगे। फिर कह रहा प्रॉब्लम ना 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 कहा गया, सम गो द इंट्रोडक्शन टू द डेडलाइन। कह रहा है कि वह इंट्रोडक्शन होते ही वह मर जाता है, वह मतलब वहीं ख़त्म हो जाता है। इट नॉट टिल टू ईजी टू, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जैसे क्या होता है, जैसे जब अभी सीड का उसने बात किया था तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीड मतलब क्या कहते हैं बड़ा होकर के फल दे, है ना। कभी कभी वह मतलब ग्रोथ मतलब इंट्रोडक्शन तो होता है, बीज खरीद मतलब लेकर आए तो, लेकिन वह अंकुरित अंकुर और कोई 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 देखते हैं कि वैसे से वह अंकुरित हुआ मतलब फल वल दिया, फिर उसको मतलब जवानी पे ही मतलब जैसे वह अभी ग्रो ही हो रहा था, मतलब जैसे बौर और आया था फिर उसको कट कर दिया गया, फल देने की नौबत ही नहीं आई, मतलब उसकी जवानी आई ही नहीं। तो मतलब इस प्रकार से
प्रोडक्ट की भी कहानी होती है। तो कह रहा क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सेल्स फॉरकास्टिंग में अब अगला हेडिंग यही है। तो क्या करना चाहिए? डू मीन्स क्या करना चाहिए? तो फिर कह रहा है कि सेल्स आर द ब्रोकन डाउन द अच्छा इसमें यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ लिखा था। कह रहा है यू हैव द लर्न द इम्पोर्टेंस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्स फॉरकास्टिंग। कह रहा है जिससे हम लोग अब ये चीज़ सीख चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से चीज़ें मतलब कौन कौन सी रणनीति हम लोग अपनाते हैं, मेथड अपनाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी को देखते हैं अपनाते हैं। आओ हम जब कंसीडर करते हैं, असेसमेंट करते हैं सेल्स फॉरकास्टिंग को कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो पहला पॉइंट है क्या करना चाहिए। कह रहा डू द स्टार्ट राइट डाउन द सेल्स फॉरकास्ट एजम्पशन। कह रहा है कि मतलब हम लोगों को जितने भी सेल्स फॉरकास्टिंग के लिए ले रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं जरूर लिख लें, कहीं ना कहीं जरूर राइट डाउन कर लें। सेल्स फॉरकास्टिंग कैन बी द क्लियर देन। कह रहा है इससे जो होती है सेल्स फॉरकास्टिंग जो होती है क्लियर हो जाती है, क्रिएट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। कह रहा this becomes a easy once you the found way to break the forecast into the individual item। कह रहा किसी भी इंडिविजुअल आइटम को आप इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कह रहा कैन द आप देखो अलग अलग पॉइंट पढ़ते हैं। कह रहा कैन द सेल्स बी द ब्रोकन बाय द प्रोडक्ट मार्केट जियोग्राफिकल रीजन। कह रहा है किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को उसके प्रोडक्ट के हिसाब से ब्रोकन कर दें, अलग अलग भागों में बांट दें, मार्केट के हिसाब से बांट दें, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बांट दें, रीजनल वाइज बांट दें, है ना? फिर कह रहा है कि द इंडिविजुअल कस्टमर इम्पोर्टेंस इनफ टू द बिजनेस वारंट देयर द इंडिकेशन सेल्स फॉरकास्ट। अच्छा आपने जैसे सेल्स फॉरकास्ट आपने तैयार कर लिया है, तो जो मतलब इंडिकेट दे रहा है जो भी वह मतलब क्या कहते हैं इंडिविजुअल सेल्स कॉस्ट जो भी वह मतलब क्या कहते हैं आप देखते हैं तो आप मतलब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इस प्रोडक्ट की डिमांड कम है ना? तो उस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कह रहा है कैन द कन्वर्ट द रेट एंड द परसेंटेज चेंजेस इन द सेल्स। कह रहा है इस प्रकार से कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रेट को कि सेल्स फॉरकास्ट कैसे कहाँ पे कितना ज़्यादा करना है, कितना कम करना है ना? फिर अगला पॉइंट कह रहा है, कह रहा है चलो ठीक है। कह रहा है यू मे वांट टू इंक्लूड द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट ईच कस्टमर लाइकली टू बाई। कह रहा है जब आप इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं प्रोडक्ट की डिटेल में कि मतलब प्रोडक्ट क्या किस किस चीज़ से मिलके बना है, कैसे उसको यूज करना है ना? तो लोग उसको बाई करने के लिए ज़्यादा अग्रसर होते हैं। देन यू कैन द स्पॉट पोटेंशियल प्रॉब्लम। कह रहा तो आप मतलब जो भी प्रॉब्लम उसमें आ रही थी उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। कह वन द प्रोडक्ट could the सेल आउट वाइल द अनदर माइट नॉट शिफ्ट ऑल। कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं तो सबका सब आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगा, है ना? और ज़्यादातर ये काम कर जाती है। अगला कह रहा है देयर इज़ द वाइड रेंज ऑफ द सेल्स फॉरकास्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल that can make the whole the process much the similar and the more accurate। कह रहा है इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम मेहनत में ही आपको मतलब सब कुछ डाटा दे देती है। दिस सॉफ्टवेयर जनरली फॉरकास्ट द हिस्टोरिकल डाटा। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर होता है आपके हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से भी ये मतलब फॉरकास्टिंग तैयार करती है। इफ़ यू आर द कंसीडर द बाइंग सॉफ्टवेयर get the advice you are the trade association your business advisor। कह रहा है अगर आप इन सभी मतलब सॉफ्टवेयर को मतलब लेना चाहते हैं तो आप वहाँ के जो ट्रेड एसोसिएशन है उनसे आप राय ले लें। आपके जो बिजनेस एडवर्टाइजर हैं मतलब एडवाइजर हैं जो सलाहकार हैं उनसे आप ले सकते हैं। फिर कह रहा है जो बिजनेस की आपकी साइज़ कितना है उसके हिसाब से आप लें कि सिमिलर सिमिलर मार्केट में कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इसके हिसाब से आप करें। अब क्या नहीं करना चाहिए, डोंट डू इट। कह रहा है इट इज़ द टू इजी टू ऑप्टिमाइज द इट इज़ आइडिया टू लुक बैक एट द प्रीवियस ईयर फॉर कॉस्ट टू सी योर फिगर फिगर विद द रियलिस्टिक। कह रहा है कि जो अभी आप
हम कर रहे हैं वह रियलिस्टिक होना चाहिए, है ना? ऐसा ना रहे कि जैसे जो आपने क्या कहा पास्ट ईयर पिछले साल जो आपने किया था वही सेम डाटा इस साल भी वही चीज़ें उसमें लोकलाइज़ कर दीजिए। अगला कह रहा है कि मेक श्योर द सेल्स असम्पशन, कह रहा है जो भी आपने असम्पशन माना था वह असम्पशन ज़रूरी नहीं है कि वह हमेशा सही होता है ना? इस असम्पशन में भी वो एजेंशन जिसी जैसे मैं बताया ना कि जैसे कुछ नया पॉलिसी आ गया है, जैसे नए कोई ट्रेंड आ गया, तो उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लीजिए भाई। फिर कह रहा है कुछ चीज़ें इल्लीगल फॉरकास्ट इंक्रीज द सेल्स, कह रहा है कुछ यह इल्लीगल फॉरकास्टिंग होने से कम जैसे अगर आप गलत एजम्पशन कर लेंगे तो आपके अच्छे प्रकार से मार्केट चल नहीं पाएगी, है ना? कह रहा है इफ़ यू कह रहा है कि इफ़ यू डिक्लाइन द मार्केट एंड द डिक्लाइन द मार्केट शेयर, कह रहा है अगर आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, लगातार गिर रहा है और आपका मार्केट शेयर भी लगातार गिर रहा है, तो इससे आप अपने डाटा को इंक्रीज नहीं कर सकते, अपने सेल्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। लोग इल्लीगली तरीके से प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं गलत इंफॉर्मेशन दे करके। कह रहे मेक श्योर द सेल्स फॉरकास्ट आर द फाइनलाइज एग्री विद द सेट द टाइम स्केल, कह रहा है कि मेक श्योर करें कि जो सेल्स फॉरकास्ट है वह फाइनलाइज हो और एग्रीमेंट पे वह तय हो, सेट द टाइम स्केल, उसका कुछ टाइम सेट होना चाहिए कि दीपावली में जो भी त्योहार के हिसाब से इस प्रकार से ट्रेंड को फॉलो करें। कहें इफ़ दे आर द स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ टाइम रिफाइंड द फॉरकास्ट इट कैन द डिस्टिंक्ट यू फ्रॉम द फोकस ऑन योर टारगेट, कह रहा है यह आपके जैसे अगर इस प्रकार से अगर आप क्या कहते हैं एग्रीमेंट पे काम करते हैं, फोरकास्ट पे काम श्योर नहीं करते हैं, तो आप सही समय पे सही चीज़ों को आप कर सकते हैं। अवॉइड द टिंकरिंग टिंकरिंग विद द फोरकास्ट इवन इफ द डिस्कवर द टू ऑप्टिमिस्टिक, कह रहा है कि जैसे कोई सा भी नया टेक्नोलॉजी आ गया है और वह बहुत ही सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा काम ना करें भाई। कह रहा यू आर द सेल्स पीपल, कह रहा मान लीजिए आप एक सेल्स पीपल हैं, प्रोबेबली हैव द बेस्ट नॉलेज ऑफ योर कस्टमर बाइंग अटेंशन, कह रहा हो सकता है आपके पास कस्टमर के बारे में बढ़िया जानकारी हो, कह रहा आस्क देयर द ओपिनियन, फिर उससे तब भी कस्टमर का ओपिनियन पूछ रहे होते हैं। फिर कह रहा है गिव देम द टाइम टू आस्क देयर द कस्टमर अबाउट दिस, कह रहा है कस्टमर को उतना टाइम दे रहे हैं कि कस्टमर क्वेश्चन पूछ सके। फिर कह रहा है गेट द सेल्स टीम एग्रीमेंट टू द टारगेट ऑफ बिल विद द सेट, कह रहा है इस प्रकार के हम लोग सेल्स टीम को यह एग्रीमेंट करवाते हैं कि नहीं नहीं उससे क्वेश्चन मत पूछवाओ, केवल और केवल सेल्स करवाओ। फिर कह रहा है हैविंग द बिल्ट योर सेल्स फॉरकास्ट यू नीड टू समवन चैलेंज इट, correct get the experienced person you're the announce or the senior sales person to review the whole document, कह रहा है कि जैसे जो आपका सीनियर है जो भी आपको जितना भी टारगेट दिया था अगर उस टारगेट को नहीं अचीव कर पाते हैं तो आपको आएगा डांटेगा समझाएगा कि आप कैसे बंदे हैं नहीं सेल कर पा रहे हैं, तो आप गलत तरीके से आप जा करके सेल करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा ना करें भाई। एनुअल बजटिंग, अब देखो जैसे कोई सा भी चीज़ एलोकेट करने के लिए हम लोग एक बजट क्रिएट करके रखते हैं, तो वही कह रहा है कि एनुअल बजट कर हर एक साल एक बजट क्रिएट करते हैं। कह रहा है सेल्स फॉरकास्टिंग प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द डिटेल प्लानिंग प्रेजेंटेशन इन द मास्टर बजट, कह रहा है इसके लिए हम लोग एक मास्टर बजट क्रिएट करते हैं। उस मास्टर बजट में हम लोग कितना बजट कितना पैसा इसमें लगाएँगे, सेल्स में लगाएँगे, प्रमोशन में लगाएँगे, एडवर्टाइज़िंग में लगाएँगे, कितना प्रोक्योर करने में कितना पैसा लगाएँगे, इन चीज़ों को मास्टर बजट में क्रिएट करके रखते हैं, एलोकेट करते हैं। कह रहा बेस्ड ऑन द प्लान स्ट्रेटजी एंड इट द बिज़नेस जजमेंट, कह रहा है इसके हिसाब से जो स्ट्रेटजी आपने प्लान तैयार किया है और उसके फिर जजमेंट क्या आता है ना? मूवमेंट कन्वर्ट द सेल्स फॉरकास्ट इनटू द सेल्स प्लान कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, फिर उसमें उससे एक कमिटमेंट आती है, उस कमिटमेंट के थ्रू सभी लोगों को उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना होता है। इस प्रकार के मैकेनिज्म पे यह हम लोगों की इंडस्ट्री चलती है। कह रहा है सेल्स बजट इज द बिजनेस प्लान इंक्लूड द फॉलोइंग, कह रहा है कि जो सेल्स इंडस्ट्री है कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करती है, नीचे कुछ चीज़ें दिया गया है, जैसे
पहला है लास्ट ईयर सेल्स परफॉर्मेंस, मीन्स कि फाइनेंशियल ईयर में कितना आपका मतलब परफॉर्मेंस कहाँ पे कितना हुआ था। फाइनेंशियल ईयर माने पिछला साल जो बीत गया है, जैसे कि अब हम 2024-25 बीत गया है, अब 2025-26 चलने लगा। तो 2025-26 में किस प्रकार का माहौल था, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, है ना। फिर कह रहा है सेल्स कंपैरिजन स्टोर वाइज, तो मतलब सेल्स का कंपैरिजन करते हैं भाई, जब हो चुका है उसका डाटा अवेलेबल है तभी ना आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर कह रहा है सेल्स कंपैरिजन रीजन वाइज जोन वाइज, आप रीजन वाइज उसका कंपेयर कर सकते हैं, जोन वाइज उसका कंपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ऑफ द बेस्ट स्टोर रीजन एंड द जोन वाइज, कह रहा है जोन वाइज या फिर रीजन वाइज या स्टोर वाइज कौन सा सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। जीएम ईबिडिटा, कह रहा है जीएम ग्रॉस मार्जिन कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था ना, ईबिडिटा कितना था। ईबिडिटा क्या होता है, ईबिडिटा, ईबिडिटा है ना, EARNING, अर्निंग बिफोर बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन और ये क्या है अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि अर्निंग बिफोर कह रहा है कि जैसे मान लिया जाए अगर एक सेल्स जो पर्सन होता है ना, तो वो देखता है कि कितना कितना नेट सेल्स मतलब नेट सेल्स कितना हुआ है, और जिससे नेट प्रॉफिट मतलब देख सकें कि नेट, जैसे इन सभी चीज़ों को जैसे टैक्स को घटा दो और इंटरेस्ट को मतलब दे दिया जाए, डिप्रिसिएशन जो आपके एसेट का हो रहा है उन चीज़ों को, एमोर्टाइजेशन मीन्स किसी नई चीज़ को प्रोक्योर करने में कितना खर्च आ रहा है, उन चीज़ों को सभी चीज़ों को घटा करके आपको नेट प्रॉफिट कितना जनरेट होता है, एक रिटेलर ये चीज़ें देखता है। बट वहीं अगर बैंकर होते हैं जो केवल ईबीआईटी केवल देखते हैं, है ना, कि जो इंटरेस्ट और टैक्स दे करके फिर कितना बचता है उसका प्रॉफिट ये देखते हैं। बट वहीं जो ओनर होता है उसका, वह ग्रॉस मार्जिन देखता है, ग्रॉस प्रॉफिट देखता है, यानी टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है ये चीज़ देखता है ना। इसके फिर जैसे जो शेयर होल्डर होते हैं वह लोग ईबिडिटा देखते हैं, वह लोग कंपनी की इमेज देखते हैं, है ना। वे लोग इसको देखते हैं कि सब कुछ घटाने के बाद उसका कितना पड़ेगा, है ना। फिर अगला कह रहा है स्टोर, स्टोर नहीं कॉस्ट ऑफ द स्टोर री रीजन वाइज, एंड कहे कि रीजन वाइज उसकी मतलब हर एक पार्टिकुलर स्टोर की कितना कॉस्टिंग आ रही है, जोन वाइज कितना आ रहा है, इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है स्टोर के लेवल मेंबर वाइज। फिर कह रहा है डैमेज एंड एक्सपायरी टू पुश द स्पेशल फोकस, कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों पे मतलब स्पेशली मतलब उन चीज़ों को डैमेज कर रही होती है या एक्सपायरी कर रही होती है ना। फिर कॉस्ट कंट्रोल मेजरमेंट, कह रहा है कि कॉस्ट कंट्रोल मेजरमेंट उस वहाँ पे किस प्रकार से था, न्यू एक्सपांसन प्लान कैसे मतलब फाइनेंशियल ईयर में आपने कैसे सेट किया था। कह रहा पीएल प्रेजेंटेशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेशन किस प्रकार से था, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, कहाँ पे लॉस हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा था, किस पे लॉस हो रहा था, इन सभी चीज़ों को मतलब इन सभी तरीकों को मतलब अपने अंदर रखते हैं और इन सभी चीज़ों से सीखते भी हैं। फिर कह रहा है कैश फ्लो क्वार्टरली वाइज, फिर कैश फ्लो 3-3 महीने पे हम लोग देखते हैं कि कैश फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा एलोकेट हो रहा था। ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, कह रहा पूरा पूरा कंपनी के पीएल अकाउंट देखा जाता था, है ना। पीएल यानी प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा जाता था। कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द लास्ट लास्ट स्टेटस क्या था, मतलब मेन मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ द ईयर, कह रहा है नए इनिशिएटिव नए नए धरे थे क्या थे, मतलब नए नए चीज़ क्या अपनाया गया था। फिर कह रहा द सेल्स बजट प्रोवाइड एंड द इवेल्युएट टूल बाय द presenting monthly index of the value unit in the rupee as the hard target of the sales team। कह रहा है इन सभी प्रकार से ऐसे हैं जिसे आज हम लोग जो
रूपी को इन सभी चीज़ों को करना आसान काम नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को मैनेज करना। करें डेबिट फार्म ऑफ द इंडेक्स इंडिकेट द स्मॉल बिजनेस ओनर एंड द मैनेजर कह रहा है, जब आपका स्मॉल बिजनेस होता है तो इन सभी चीज़ों को बहुत माथापच्ची होता है, बहुत चीज़ें आपको देखना पड़ता है। कह रहा है वेयर दे नीड टू एडजस्ट देयर एफर्ट टू एडवांटेज हॉट प्रोडक्ट एंड रेडीमली रिमेडी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। कह रहा है कि हॉट प्रोडक्ट यानी कि जो ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट होती है, या फिर रिमेडी उसमें सही तरीके से चल सके ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन हम लोग लाते हैं। फिर कह रहा है मैनेजमेंट it's the sales policy and the strategy within it the ability to respond the customer technology changes and the financial requisition of the marketing। कह रहा है जैसे कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल रिक्विजिशन जैसे नए नए आ रहे हैं, उन चीज़ों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अपने अपनी मतलब नए पॉलिसी ले आना, नए स्ट्रेटजी को अपना लेना, इस चीज़ों को हम लोग सीखे हैं आज कि मतलब अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है। कह सेल्स बजट प्रोजेक्शन एंड द पोर्शन ऑफ द पोटेंशियल sales believe of the top line productive capacity of the sales assume। कह रहा है हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेजॉरिटी डेडलाइन सब हम लोग जो पढ़े हैं, तो उन चीज़ों को ख्याल अपने माइंड में ज़रूर रखें। कह रहा है ऑल दो द सेल्स फॉरकास्ट may the accurate project of the significant change in the market condition a company need to the thoroughly examine its the own resources of the determine ability to resource of the changes। कह रहा है कि जैसे कोई सा भी कंपनी जब एक बार बना लेती है प्लान, तो उन चीज़ों को बड़ा गहराई से एग्जामिन करे, उन चीज़ों को मतलब एक बार ज़रूर मतलब हमेशा उसको रिव्यू करते रहे, और इन चीज़ों में अगर कुछ रिस्पॉन्स मतलब नई चीज़ कुछ चेंज करना होता है तो उसको भी आप चेंज कर लें। ए ह्यूज ड्रॉप डिमांड द डिक्रीज स्ट्रेन of the production procure of the whole the demand of the decrease the production where the company inefficiency increase the demand might be the required the company and need the cash flow and the other objective। कह रहा है डिमांड के अनुसार आप काम करें, डिमांड बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को ज़्यादा ऑर्डर करें, अगर डिमांड के अनुसार सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें। कह रहा है सेल्स बजट and therefore the update predicted the company ability and them to meet the expected demand near to maximize the profit and the potential। इस प्रकार से आज का चैप्टर होता है समाप्त। तब तक के लिए ओके बाय।